है किसके लिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DSEU? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSEU? क्या है DSEU? एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। किधर है ये? कितने दिल्ली के लोग हैं इसमें? आप लोगों में दिल्ली के कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। दिल्ली के प्रॉपर रेजिडेंशियल आप लोगों ना, आप लोगों को ये नहीं पता DSEU क्या है? तो बेटा देखो, वन थिंग इट इज़ वेरी क्लियर, जो आप UGC नेट पढ़ते हैं उसका 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं हायर एजुकेशन में। अब पढ़ना शुरू करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू आर, आप कितना एक्वेटेंटेड हैं नई प्रोजेक्ट से। जितने भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए मेनली अगस्त से लेकर आपके ऊपर फोकस किया जाता है फरवरी तक जो लॉन्चिंग आ रही है। सेकंड जो आपका पॉइंट पूछे जाते हैं वो ये है कि देखिए आज की जो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है उसमें 2 चीज़ों पे बहुत फोर्स दिया जाता है, एक स्किल एजुकेशन पे, दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन पे। व्हाट इज दिस स्किल एजुकेशन एंड व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन? इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्किल एजुकेशन वो ये होती है, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होंगे, सारे बच्चे जाके IAS PCS प्रोफेसर बन जाएंगे या बिजनेसमैन बन जाएंगे, नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे या हाई लेवल का बिजनेस कर लेंगे, नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो स्कूल में जाके या स्कूल में स्टडी करते समय, जैसे आजकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चलाती है दिल्ली स्कूल्स में आप देखेंगे तो वहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड करी जाती है, प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनको कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, फिर वो मोमबत्ती बनाते हैं या कुछ अदर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, वो बिकता है, कम से कम एक चीज उनको आ जाती है, आगे जाके वो सर्वाइवल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ए स्किल एजुकेशन, जिसमें क्राफ्ट भी आता है। अब एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन क्या होती है? वो स्किल से ही निकलती है, जहाँ पे आपको पढ़ने के साथ साथ स्किलिंग भी आती है। तो आप 2 चीजों के लिए रेडी हो गए, एक कॉम्पिटिशन के लिए रेडी हो गए, दूसरा अपनी सर्वाइवल के लिए रेडी हो गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्किल एजुकेशन क्या है हायर एजुकेशन में या एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन क्या है हायर एजुकेशन में, तो आपके पास आंसर ये आना चाहिए, स्किल एजुकेशन वो पार्ट है जहां पर हमें कोई विधा सिखा दी जाती है, कोई हमें हुनर सिखा देती है। यूनिवर्सिटीज प्लीज ध्यान रखना, स्कूलों में सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाएगा, ये स्कूल से स्टार्ट होगा 11th-12th से, ठीक। उसके बाद इसी को हम एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में चेंज कर देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में बेटा कैसे चेंज हो जाएगा? जहां पे आपको शिक्षा भी आ गई और आपको हुनर भी आ गया। तो अगर आपको लगता है आपके पास हुनर है, आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें आप प्रिपेयर होकर अपना भविष्य बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको अपने घर को रौनान करना है, कई तरीके की परिस्थितियां होती है, तो वहां पे आप स्किल के थ्रू भी अपने आप को प्रेजेंट करके अपना सर्वाइवल गेन कर सकते हैं। आया कि नहीं आया? फिर से बोलूं मैं कहीं पे, इसको हम स्किल एजुकेशन कहते हैं। अब DSEU की हमें जरूरत क्यों पड़ी? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फाइन, आपसे वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट आपका रिटन है उससे 10 गुना इंपॉर्टेंट आपका वाइवा है, क्योंकि सिलेक्शन आपका कहां से होगा? वाइवा से होगा, ठीक है। तो आपको पहली बात तो बोलना आना चाहिए, बोलना सीखो, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, अब DSEU क्यों है? क्योंकि हमें स्किल एंड एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर? व्यापार की कला। क्या सिखाया गया? व्यापार की कला सिखाई गई। अब देखो व्यापार की कला क्या होती है हायर एजुकेशन में? जरूरी नहीं है कि आपने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया, आपने FMS DU से कर लिया, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है ना। जब आपको स्किल्स प्रोवाइड करी जाती है, एक छोटे लेवल पे भी आप अपने व्यापार को स्टार्ट करके हाई लेवल पे ले जा सकते हो और वहां से आप अपनी अर्निंग को हायर एजुकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर ही पढ़ाना जानते होंगे, नहीं। अगर एक व्यक्ति ने JBT डाइट भी कर लिया, JBT डाइट जानते हो ना, JBT डाइट कर लिया, या उनको पढ़ाने का एक स्किलिंग सिखा दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो ट्यूशन सेंटर में भी पढ़ा के अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम DSEU में कहते हैं, जिसमें साइंस जोड़ी जाती है, क्राफ्ट, मैं लिखवा रही हूँ बेटा, जिसमें साइंस जोड़ी जाती है, क्राफ्टमैनशिप जोड़ी जाती है, स्किलिंग जोड़ी जाती है। 3 चीजें DSEU आपसे मांगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस, सेकेंड आपका स्किलिंग, और थर्ड है आपका क्राफ्टमैनशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राफ्टमैनशिप? जहां पे आप तरह तरह की विधा, हुनर या कला सीखते हैं। आ गया बच्चों, ठीक है। अब सुनो, आज जो हम हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे वो है आपका एंशिएंट इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंशिएंट? बोलो बच्चों। प्राचीन। फाइन। अब देखो, जब आप एंशिएंट इंडिया पे आते हैं
तो इसको हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं, स्पेसिफिकली हम 5 में बांटते हैं। सबसे पहले बच्चों आपका स्टार्ट होता है, सुनो फिर लगवाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका वैदिक पीरियड, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक पीरियड में आपको क्या प्रोवाइड किया गया, तो वैदिक पीरियड में आपको सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम लेके गया मॉरलिटी से इमोरलिटी पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोरलिटी? जहां पे आपको मॉरल नैतिक कार्यों से कहां पहुंचा दिया गया, इमोरलिटी थी कि जो आज आप कर रहे हैं वही आपके आगे का प्रेजेंटेशन है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक शिक्षा हिंदुस्तान में कैसी थी, जिसे हम प्राचीन भारत का फाउंडेशन मानते हैं, क्लियर है ना, तो आप क्या आंसर देंगे? वहां पे हमने मॉरल से इमोरलिटी को सीखा। इमोरलिटी का मतलब ये नहीं था कि मैंने पतंजलि का च्यवनप्राश खा लिया मैं अमर हो गई, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। मेरे एक्ट जो थे वो मॉरल से होते हुए प्रेजेंटेशन इन सोसाइटी बन गए आगे आप लोगों को, कि जो आपने कार्य किए वो ऐसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुए कि आगे वाले उसको फॉलो करने लगे। अब इसमें फॉलो करने का आपके पास क्या आंसर कि हमेशा सच बोलिए, पॉसिबिलिटी नहीं है तब भी बोलिए, ठीक। दूसरे का नुकसान मत कीजिए, अहिंसा को अपनाइए। ये मॉरल्स थे जिनको इमोरलिटी में चेंज कर दिया गया। आया कि नहीं आया? लिखना शुरू कीजिए। प्राचीन, पहले हिंदी वाले लिखोगे, बाद इंग्लिश वाले लिखोगे ना, ठीक है ना। इंग्लिश वाले कितने बच्चों? हिंदी में लिखना पहले शुरू कीजिए, देन आफ्टर दैट राइट डाउन द इंग्लिश। लिखिए, पहले वाला क्वेश्चन लिखिए जो मैंने लिखवाया था। उच्चतम शिक्षा में या उच्च शिक्षा में कला और विधा का क्या योगदान है? उच्च शिक्षा में कला और विधा का क्या योगदान है? पहले आप लोग डेट डालो, डेट डालिए साइड में। टीचर्स बनने जा रहे हो ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो ना, पहले डेट मेंशन कीजिए। पेपर के अपने पेज के कॉर्नर में डेट मेंशन कीजिए। ये आपका फर्स्ट एक्शन होना चाहिए। क्यों बताओ जरा, क्यों? आपको खुद याद रहेगा कि मैंने किस दिन क्या पढ़ाया है। कल को कॉपी चेक करोगे, खुद ही नहीं पता हमने क्या पढ़ाया, तो बच्चे आपको ब्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये पढ़ सके, और दूसरी चीज आप क्या सीखेंगे कि आप सिग्नेचर के साथ भी अपनी डेट मार्क करेंगे। क्या करेंगे? सिग्नेचर के साथ भी अपनी डेट मार्क करेंगे। तो एक आपका प्रेजेंटेशन क्या हो गया कि आपने क्या कहते वो दिया है, वर्क का एक्शन दिया, दूसरा आपने वर्क ओवर होने का एक्शन दिया है। ये पॉसिबिलिटी, सॉरी, ये क्या होता है? वैलिडिटी ऑफ योर टीचिंग एक्शन होता है। क्लियर हो गया बच्चों? लिखना शुरू कीजिए। उच्च शिक्षा में विधा और हुनर का क्या योगदान होता है? लिखिए, उच्च शिक्षा में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार, उच्च शिक्षा में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार विधा और हुनर को सम्मिलित करना, विधा और हुनर को सम्मिलित करना, विधा और हुनर को सम्मिलित करना दो प्रकार की शिक्षा पर जोर देता है। विधा और हुनर को सम्मिलित करना दो प्रकार की शिक्षा पर जोर देता है। लिखिए, पहला लिखिए, विधा शिक्षा, रोजगार शिक्षा। विधा शिक्षा, रोजगार शिक्षा। इंग्लिश वाले लिखना शुरू करिए। इन हायर एजुकेशन, in higher education, what is the role of skilling and craftsmanship? in higher education, क्या छूट गया बेटे? बोलिए। विधा शिक्षा, विधा शिक्षा और रोजगार शिक्षा, ठीक है। लिखिए बेटा, in higher education, what is the role of craftsmanship and skilling आंसर लिखिए आप लोग। in higher education the role of these two prominency, in higher education the role of these two prominency, in higher education the role of these two prominency insist on employment, insist on, आप इंग्लिश में भी लिख रहे बेटे,
insist on employment and skilling, insist on employment and skilling, इंग्लिश वाले लिखते चलो अभी, ठीक है ना. The both aspects provide a certainty. बेटा कहाँ छूट गया साहिल? The both aspect provide certainty. हाँ बेटा, CERTAINTY, certainty for survival in society, लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. प्राचीन भारतीय शिक्षा को 5 भागों में विभाजित किया गया है. प्राचीन भारतीय शिक्षा को 5 भागों में विभाजित किया गया है. फर्स्ट लिखिए वैदिक युग. इंग्लिश वाले आप लोगों को भी लिखो, फिर मैं डिफाइन करूंगी. लिखिए. द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इज divided into 5 categories. The ancient education system is divided into 5 categories. The one is Vedic period. अब सुनो बच्चों, वैदिक पीरियड क्या होता है बोलूं मैं? देखिए. हाँ बेटा, जो ITI वगैरह होती है, ये सब स्किलिंग्स है. ITI, पॉलीटेक्निक क्या है बेटे? दीज ऑल आर स्किलिंग्स. क्लियर है ना? और देखिए, पहले ये सारी चीज़ों के लिए एक अलग विश्वविद्यालय बनाए जाते थे, इंस्टीट्यूट खोले जाते थे. आज इनको गवर्नमेंट क्या करती है, 12वीं तक में ही सम्मिलित कर देती है, जहाँ से बच्चों की 3 कैटेगरी निकल जाती है. एक तो जो बड़े पढ़ाकू होते हैं, IIT JEE के लिए निकल जाएंगे, ठीक है. दूसरी कैटेगरी वो होती है जो जाके किसी मध्यम एजुकेशन पे जाके रुक जाती है, BA कंप्लीट करके. तीसरी वो होती है जो शिक्षा में इंटरेस्टेड नहीं होती, पर हाँ स्किलिंग, क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट होता है. बच्चों इतना ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी जगह पढ़ाने जाएंगे तो सारे बच्चे आपको इंग्लिश में इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे, सारे बच्चे आपको हिंदी में इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे, या सारे बच्चे आपको पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे. ये ध्यान रखिएगा. शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा देखिए एक जो उदाहरण है, एक अध्यापक के तौर से देखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें काम आएगा आपको, और रिसर्च एप्टीट्यूड इसमें काम आएगा. 2 क्वेश्चन इसमें से पहले पुट अप हुए. थैंक यू वेरी मच. पहली बात तो हायर एजुकेशन का क्वेश्चन यह हमारे पास आता है कि क्या जब हम एज अ टीचर किसी जगह एम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं तो क्या हम सारे बच्चों को एक ही इंटरेस्ट में रखते हैं? नहीं. क्लियर है ना? अब एक टीचर का एप्टीट्यूड क्या होता है? सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करना या कैटेगराइज करना. आप सबको थोड़े ना A+ दे दोगे, आप सबको थोड़े ना B+ दे दोगे. आप ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे. ध्यान रखिएगा बेटा, सो क्या हो, ठीक है ना? ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे. क्लियर है ना? जब आप ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन निकलते हैं, जो इंडक्टिव और डिडक्टिव थ्योरी को दिखाता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है. फिर रिसर्च आपको क्या दिखाता है? इस देखो, हायर एजुकेशन से 2 क्वेश्चन निकलेंगे, अब इसमें एक और क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है ना? अब रिसर्च आपको क्या दिखाता है कि क्या जब आप एज ए टीचर एम्प्लॉय हुए थे, आपने अपने बच्चों को कुछ समझा था, उनकी रुचियों पे शोध किया था. अगर आपने उनके इंटरेस्ट पे रिसर्च किया था तो आप वहीं से मार्क कर लेंगे कि ये मेरा बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस पर मुझे वर्क ऑन करना है या वर्क ऑन नहीं करना है. ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उच्च शिक्षा से टीचिंग या रिसर्च संबंधित है, बहुत सबसे पहले तो रिसर्च संबंधित है. क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन का मतलब ही रिसर्च है. क्यों बताओ क्यों? आप कहाँ से ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है, इसका मतलब क्या होता है, ये बताओ. थोड़ी ज्ञान मुझे भी दीजिए. अगर यदि आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF, पहले बताओ JRF का मतलब क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप. इसका मतलब बताओ. इसी में रिसर्च छुपा है. छुपाए कि नहीं छुपाना बेटा? और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर? डिड यू, क्या आपने कभी कोई रिसर्च दिया है पब्लिकेशन के लिए? कोई पेपर लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, या बस कहीं गए, पेपर पास कर लिया, आप चले आ रहे हो नौकरी के लिए? तो भूल जाओ, जब आप जाएंगे तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कुछ आउटपुट लाए हो लिटरेचर का अपने सब्जेक्ट से संबंधित, वो आपको ज्यादा मार्क देगा. अभी से आप इस चीज को ध्यान रखिए. यदि आपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित किसी विषय पर, पॉइंट पर किसी शोध को प्रस्तुत कर रखा है, रिसर्च को, आपने उसमें कोई आर्टिकल दे रखा है 1-2 कहीं पब्लिकेशन से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, पक्का है, पक्का है. अगर आपको ये लगता है कि हाँ बस मेरे हाथ में डिग्री आ गई, हम यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे, तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी स्ट्रगलिंग. आगे आप लोगों, इससे आप समझ जाइए कि हायर एजुकेशन आपसे सबसे पहले आपका कंट्रीब्यूशन या आउटपुट मांगता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे. आ गया फिर से बोलूँ मैं कहीं पे?
आया बेटा समझ में? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप उच्च शिक्षा पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा में 3 चीज़ों पे जोर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी एजुकेशन का मीडियम क्या है। आप मीडियम अंग्रेजी हिंदी नहीं है, आप उसको पढ़ाने में कितना इंटरेस्टेड है कि सरकारी नौकरी लग गई, हाँ पैसा छापेंगे, नहीं, वाकई में हमारा कंट्रीब्यूशन है। सेकेंड चीज़ है, जब आप जिस जगह पे पढ़ाने गए, जो बच्चे आपके हाथ में दिए गए हैं वो आपसे कितने क्लोज हुए। ये नहीं कि हाँ आप इंस्टा पे उनसे जुड़ गए हो, आप वो उनको वी बना के भेज रहे हो, आपको सेल्फी भेज रही है, ये सब नहीं होगा। आप उनकी रुचियों को कितना जान किया है, आप उनको आगे बढ़ाने में कितनी हेल्प करेंगे। तीसरी चीज है, ये जो बच्चे आज आपसे पढ़ रहे हैं उनकी आगे जाके एज ए यूथ हायर एजुकेशन में प्रोडक्टिविटी या उनके जॉब में प्रोडक्टिविटी का क्या मेन रोल होगा। दिस इज कॉल्ड हायर एजुकेशन। इफ यू आर आस्क्ड दैट व्हाट इज द रोल ऑफ हायर एजुकेशन, द रोल ऑफ हायर, पहले इंग्लिश में लो, द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज माई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स माई students, children nahi, towards my student. If I contributed best my student on the classification of their interest, it means that they are going to be get some output or productivity in the future that could be product in higher education, जहाँ से आप साइंस लेंगे, इंग्लिश लेंगे, लिटरेचर लेंगे, इंजीनियरिंग लेंगे, एस्ट्रोनॉमी क्या कहते हैं, ये क्या है, अरे ये एस्ट्रोलॉजिंग पार्ट लेंगे या कॉस्मोपॉट लेंगे, ये सारे आपके पार्ट्स निकलेंगे। यदि सिर्फ आप ये समझेंगे हम गए, हमने कॉपी चेक कर दिया, हमने पढ़ा दिया, ये बच्चे ने हमको फूल दे दिया, उस बच्चे ने चॉकलेट दे दिया, इसको A+, उसको B+, दिस इज नॉट योर रोल टू प्रोवाइड एज अ टीचिंग और अ रिसर्च और ए हायर एजुकेशन। आप समझ के रखिए, हिंदी वाले ये समझ लो कि यदि आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको अपने बच्चों का नेचर आता है कि नहीं आता। ये नहीं कि बच्चा आया, गुलाब दे गया, चॉकलेट दे गया, हाँ हम इसके फेवर में आ गए, कल को इसकी कॉपी चेक करेंगे, ले+, भले उसने कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है ना। नहीं, दूसरी चीज आपको इंटरेस्ट दे के रखना कि अगर आपको 60 बच्चे दिए गए तो आप 60 बच्चों को इग्नोर नहीं करोगे, आप 60 के 60 बच्चों को एनलिस्ट करोगे। यही तो आप टीचर बनने जा रहे हो ना। तीसरी चीज, जो 60 बच्चे हैं वो एक इंटरेस्ट के नहीं होंगे, डिफरेंट इंटरेस्ट के होंगे। तो ऐसा नहीं कि जो आपके इंटरेस्ट के मिल गए आप उनके साथ हो गए, जो आपके इंटरेस्ट के नहीं मिले आप उनके से कट ऑफ हो गए। नहीं, नो डिडक्शन, नो सिलेक्शन, आपको सिर्फ एक ही वे पे जाना है, दैट यू आर यूनाइटेड विद ऑल, आप सबके साथ हैं। दिस इज हायर एजुकेशन, दिस इज टीचिंग एप्टीट्यूड एंड दिस इज रिसर्च एप्टीट्यूड। आ गया? फिर से बोलना है, क्या समझाया जरा बताओ, क्या समझाया बताओ। समझाने को भी तो आप भी तो कल पढ़ाओगे ना जाके, बोलो क्या समझाया, बोलो बच्चों, अरे बोलो, आप लोगों को पढ़ाना है, ऐसे मत बैठो। Main motive of higher education is to know the nature of the students. हाँ, Then, the nature of the student नहीं बेटा, interest of the student. And what is the meaning of the interest of the student? अब आ गया। Are they interested in skilling or are they interested in Education. Are they interested in sports? Are they interested in creativity? Are they interested in painting? किस में इंटरेस्ट जा रहा है, तो आपको उसी तरफ उनको एनकरेज करना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ हमको एनकरेज करना पड़ेगा, ये नहीं कि हाँ स्पोर्ट्स में जाओगे तो नहीं। आप उदाहरण दीजिए दैट इवन द स्पोर्ट्स इज अ मार्क ऑफ एजुकेशन। बस एक ही नहीं बोलना है बच्चों। हाँ, to enhance their knowledge in a specific field and to get the result for their livelihood. फॉर देयर लाइवलीहुड एंड फॉर देयर सर्वाइवल इन फ्यूचर। एंड उससे इंपॉर्टेंट आपने अपने कंट्री के लिए क्या आउटपुट दिया, यही तो देखा जाएगा ना। इंडेक्स कैसे रेडी होता है, किसी भी कंट्री का इंडेक्स कैसे रेडी होता है एजुकेशन में, आउटपुट ऑफ द स्टूडेंट्स। यही तो है ना कि पहले आप ये कहोगे नहीं हम पहले रोटी खाएंगे, नहीं, पहले ये तो देखो हम करेंगे क्या, आया कि नहीं आया। आप ध्यान रखिएगा, लिखिए वैदिक। वैदिक युग लिख लिया बच्चों, इंग्लिश लिखिए, रुक जाइए, इंग्लिश में लिखो बच्चों। एंड do categorize the ancient education system of India. Do categorize the ancient education system of India. आपका कंप्यूटर भी तो है ना बच्चों, कंप्यूटर। ये MS एक्सेल का मतलब क्या होता है? है बेटा, क्या होता है बेटा? What is the meaning of MS एक्सेल? तो आपका कंप्यूटर का है ना, कंप्यूटर कोर्स पे है ना। अगर यही आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, कितने इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं? 1,48,576। आप लोग पढ़ते नहीं हो? कह दो नहीं। आप जैसी टीचर मिल जाएगी तो क्या पढ़ेंगे। देखो बच्चों सुनो, इतने क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये UGC नेट है, आप 7 से आधे घंटे दो, सेलेक्ट हो जाओ और जाके बनो। पहला लिखिए वैदिक युग, क्वेश्चन लिखो बच्चों वैदिक युग। अब फीचर्स ऑफ वैदिक युग लिखिए, पहले हिंदी वाले लिखो, लिखिए
वैदिक युग के प्रकार या वैदिक युग के गुण जो भी है लिखिए। नैतिकता से अमरत्व की ओर, नैतिकता से अमरत्व की ओर। इंग्लिश वाले लिखो मॉरल टू इमोरलिटी, मॉरल टू इमोरलिटी, मॉरल टू इमोरलिटी। अब बताओ मॉरल क्या होते हैं बच्चों? मैं आप लोगों को हिंट दिया था। व्हाट इज द मीन ऑफ मॉरल? एज ए टीचर व्हाट इज द मीन ऑफ मॉरल फॉर ऑल ऑफ यू? हाँ बेटा कहाँ छूट गया आपका? अगर आपसे एज इट क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों के बारे में, यूजीसी नेट पूछ लेता है एज इट टीचिंग एप्टीट्यूड में, व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर एज ए मॉरल प्रोवाइडर, क्या आंसर दोगे? क्या नैतिकता है आपके जीवन में अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? हाउ ऑनेस्ट बेटा? हाँ हाँ श्वेता, अंजलि, हाँ बेटा नरेंद्र। वो तो आप हंसते, ये लड़कियां हंसती क्यों है बेटा? आप लोग क्लास में, हाँ बेटा कल को आप लोगों का वाइवा हो गया, इस तरीके हंसोगे मार्क्ड हो जाओगे, नेगेटिविटी में तुरंत चले जाओगे, सीरियस हो गए रहो, इतने सीरियस हो महात्मा गांधी की तरीके, बहुत बड़े सीरियस हो आप लोग। हाँ बेटा स्पीक दैट। हाँ गुड। दूसरा, ये आपके वर्क है बेटे, ये तो आपकी ड्यूटीज है। मॉरल क्या है? मॉरल बताओ बच्चों क्या होता है? आप बोलो बेटा, आपका नाम क्या है? मैं उनको सही और उस चीज के बारे में करना है, गाइड, जैसे कोई स्पोर्ट्स में जिसका किसी का इंटरेस्ट हो। आप बताओ बेटा। आंसर देखो कितना बढ़िया है। हाँ बोलिए। दैट इज कॉल्ड मॉरल्स। जो आपको मॉरल्स क्या है? जो आपके ये समाज में सही और गलत है। जब आप एक बात बताओ, टीचर कहां से निकल के आ रहा है? समाज से। बच्चे कहां से निकल के आ रहे हैं? समाज से। एक एक चीज को पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान रखो। तो आप पहले उन्हें सामाजिक नैतिक मूल्य सिखाएंगे। समझे कि नहीं समझे? कि अगर आप अपनी बहन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप दूसरी लड़कियों की भी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपका सच जो है इतना कड़वा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को हिंट कर दे। आप उसको संभल के बोलिए। लिखना शुरू करो, हिंदी वाले लिखना शुरू करो। लिखिए, नैतिक मूल्यों से अमरत्व का मतलब, रुक जाइए बच्चों, नैतिक मूल्यों से, इसी का मीनिंग लिखो बेटा। नैतिक मूल्यों से अमरत्व का मतलब समाज में सही नैतिक मूल्यों को स्थापित करना, समाज में सही नैतिक मूल्यों को स्थापित करना, समाज में सही नैतिक मूल्यों को स्थापित करना और उनके द्वारा चरित्र का निर्माण करना। क्या करना बेटा? चरित्र का। कैरेक्टर नीडेड है कि नहीं नीडेड है? सबका नीडेड है, हमारा भी नीडेड है, आपका नीडेड है, सबका नीडेड है। इंग्लिश वाले लिखो, लिखिए। बाय द एक्शंस ऑफ मॉरल, बाय द एक्शन, अगर आप इंग्लिश में नहीं है बेटा तो मत लिखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बाय द इंग्लिश, बाय द एक्शन ऑफ मॉरल्स इट वॉज कंसेप्टेड, अंडरलाइन कर लीजिएगा पहले, हिंदी वाला सारा आंसर अंडरलाइन कीजिए आप लोग। हाँ, बाय क्या का? It was concepted that there should be implement of moral actions in the society. There should be implementation of moral actions in the society and to build a right character. And to build a right character. Beta, moral activities and to build right character. पूरा अंडरलाइन कीजिए इसको आप लोग और इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करिए। इन्वर्टेड कॉमा से बेटा रेड पेन यूज नहीं करते लिखते समय, ब्लैक और ब्लू यूज कीजिए, ठीक है? डजंट मैटर। क्या बेटा? बिल्ड अ गुड कैरेक्टर और राइट कैरेक्टर। डन बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट इसी में आता है कि वैदिक युग का दूसरा पार्ट आप लिखिए, तो वो तो बेटा केओस से स्पिरिचुअलिटी की होता है। केओस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केओस? कोलाहल या समाज में कलह होना। देखो एक चीज ध्यान रखो, शिक्षा केवल ये नहीं है कि आपने बहुत ऊंची शिक्षा, आपने डिग्री ले लिया, आपने MA, MPhil, PhD कर दिया। ये बताओ MPhil स्टार्ट हो गई?
खत्म हो गई, सच में खत्म हो गई। नहीं, दोबारा से कह दिया कि मैडम वैलिडिटी और बढ़ा दी। हाँ, क्लिनिकल साइकोलॉजी में कब आया बेटा ये पॉइंट? परसों आया है। किसने दिया? यूजीसी ने दिया। किसने दिया? यूजीसी ने दिया है। और यदि आपसे एक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया तो फिर आप क्या करोगे? आप लोगों को पता ही नहीं अपडेटेड क्या चल रही है। परसों यूजीसी ने 2-3 विषयों में एमफिल को ग्रांट दे दी है, जिसे क्या कहते हैं आगे प्रोसीडेड किया जा सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले समय में एमफिल फिर कंटिन्यू हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि हर कोई पीएचडी में जाके अपने रिसर्च आउटपुट नहीं दे सकता। जरूरी नहीं कि सब कोई पीएचडी करेगा, आया कि नहीं आया बेटा, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एमए के बाद एमफिल, क्योंकि 1 ईयर या 2 ईयर की होती है, पीएचडी तो कौन भी जाती है, फ्रॉम दैट वो उसको कंटिन्यू करके कहीं ना कहीं रिसर्च प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। इसका दूसरा रीज़न ये आता है कि हिंदुस्तान का जो रिसर्च प्रोडक्टिव है बहुत अच्छा नहीं है, बहुत हाई लेवल का नहीं है। इस वजह से भी यूजीसी ने इसको ग्रांटेड में शायद यही सोचकर ऐड किया है। क्लियर है आप लोगों को? फाइन। अब सुनिए, पहले क्वेश्चन सुनिए, chaos to spirituality क्या होता है। देखो बेटा, सबसे बड़ी ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। अगर हायर एजुकेशन आपसे पूछता है तो आप क्या आंसर दोगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। क्या हिंदुस्तान के संस्कृत के जो श्लोक हैं उनमें कहीं धर्म एज अ रिलीजन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? हमारे एक्शंस। वेरी गुड, क्लियर। बताओ बच्चों, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? अध्यात्म में और धर्म में क्या अंतर है? Spirituality is टू रियलाइज, of inner sense. और रिलीजन बेटा दैट इज नोवेयर। रिलीजन तो अब हमने बना दिया, पहले तो हमें संस्कृत के जो श्लोक आते हैं हिंदुस्तान में उसमें धर्म वर्ड नहीं मिलता। धर्म का वर्ड था कि आपके एक्शंस क्या है, आपके कार्य क्या है। क्लियर है ना? अब chaos to spirituality क्या होता है? देखिए, chaos to spirituality का मतलब होता है आंतरिक कलह या लड़ाई झगड़ा, या क्या कहते हैं समाज में कलह होना, और उससे किधर की ओर जाना? अध्यात्म की ओर जाना। पर देखो, अध्यात्म का मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या भारतीय शिक्षा में अध्यात्म का मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी से ऐड करके रिलीजन की ओर मोड़ना था? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा, जो सबसे खूबसूरत पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास इंडियन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में आता है, आपको साइंस मिलेगा, आपको एस्ट्रोनॉमी मिलेगा, आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, आपको एस्ट्रोलॉजी मिलेगी, आपको मेडिसिन मिलेगा। राइट है या रॉन्ग है ये बात? कैसे राइट है? चलो आप लोगों ने हाँ कह दिया, राइट बताओ कैसे है? सूर्य सिद्धांत ऑफ आर्यभट्ट एंड चरक संहिता, वेरी गुड। शोषो संहिता, संहिता ऑफ प्लास्टिक सर्जरी पे। हाँ बेटा। शल्य चिकित्सा, भास्कर सेकंड की है, भास्कर वाराहमिरी, वाराहमिरी की है, भास्कर की है, खगोलीय सिद्धांत, तो these are the examples of इंडियन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। नहीं आया बच्चों? अगर आपसे देखो, बड़े ध्यान से सुनो, जब आप हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहले आपको बैकग्राउंड देना बेहद जरूरी है। हाँ कुछ कहना बेटा? हाँ, इन दिस पॉइंट वैदिक पीरियड में हमने बोला कि मोरालिटी से इमोरलिटी की तरफ जा रहे हैं। हाँ बेटा। मोरालिटी इज द नैतिकता, हाँ। इमोरलिटी इज अनैतिकता। हाँ, नहीं बेटा, इमोरल का मतलब होता है यहाँ पे अमृतत्व की तरीके से। इसको अनित्यता नहीं कहा मैंने, नहीं, किसी चीज का सेटअप हो जाना सोसाइटी में, किसी चीज का सेटअप, जो भी चीजें हम फॉलो करते आ रहे हैं। हाँ, आप समझ गए? जो देखो मेरी बात सुनिए, जो अगर हम 2024 में है तो क्या जो चीजें आज हम फॉलो कर रहे हैं वो 2024 में नहीं है? नहीं, दे आर हियर इन दिस वर्ल्ड सिंस सेंचुरीज। सदियों पुरानी चीजें हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। वाई? बिकॉज नाउ दैट चेंज इनटू मॉरलिटी टू इमोरलिटी। वो एक तरीके से एक्शन हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो बन गए। हमें बचपन में सिखा दिया, देखो भाई झूठ मत बोलना, चोरी मत करना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये एक्शन आज के नहीं है, दे आर सेट अप इन द सोसाइटी सिंस सेंचुरीज, जो आपकी हायर एजुकेशन को आगे लेके जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? दूसरी चीज बेटा क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं था कि आप राधे राधे जपो, राम राम जपो, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। सुनो, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया कि जब आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसका सबसे पहला रोल जो आता है वो 5 पॉइंट में डिवाइड हो जाता है। आपको मेडिसिन मिलेगा, साइंस मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी मिलेगा, एस्ट्रोनॉमी मिलेगा, ठीक है ना, आपको आर्किटेक्चर मिलेगा। अब इसके लिए आप घर में नहीं बैठ सकते थे, इसका मेन सोर्स जो थे वो थे इंडियन
टेम्पल्स। आ गया कि नहीं आ गया? द मेन सोर्स ऑफ द एजुकेशन जो विश्वविद्यालय, तो उन्हें आप साइड कर दीजिए, वहां हर कोई तो जा नहीं पा रहा था। ऑब्वियस सी बात है ना कि आप कॉमनर भी बन के पहुंच गए, आप रॉयल्स भी, आप नोबल्स भी नहीं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि नालंदा और तक्षशिला दोनों में एंट्रेंस होता था। पहले आओ, द्वारपाल जो खड़े उनको आप अगर बियरअप कर जाते हैं, आप उनको क्रॉस आउट कर जाएंगे तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाएंगे। अगर आप क्रॉस आउट नहीं कर पाएंगे उनके क्वेश्चनर को, तो भाई बारी बार झोला अपना पकड़ के निकल लो। आया कि नहीं आया? शुड और नॉट? तो सेकंड जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया गया, दैट हाउ यू आर गोइंग, आपको कैसे एजुकेशन को ग्रैस्प करना था, विद द हेल्प ऑफ टेम्पल्स। आया कि नहीं है? आपको आर्किटेक्चर भी मिल रहा है, साइंस भी मिल रहा है, आपको प्रेजेंटेटिव व्यूज भी मिल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? जैसे आपने ब्लैक पगोडा देखा तो आपने देखा उसके ऊपर एक मैग्नेट लगा हुआ था, तो जो मूर्ति थी वो बीच में थी, वो सूर्य भगवान की उस पर नहीं थी। अब जो पोर्चुगल से वो आते थे जहाज, वो क्रैश हो जाते थे क्योंकि वो चुंबक अपनी ओर खींचता, तो बोले इसको हटाओ, तो वो मूर्ति जमीन पे आ गई। सोमनाथ का में भी आप अगर स्टडी करते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं तो बताते हैं सोमनाथ में भगवान शिव का जो शिवलिंग है, इंग्लिश में से फैलस बोलते हैं, है ना, जो शिवलिंग है वो भी क्या कहते हैं, जमीन पे नहीं था, बीच में था। तो आपको इस तरीके के जो एकदम एक्सट्रीम लेवल के एग्जांपल्स है कहीं बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। यू आर हैव टू ओनली विजिट साउथ इंडिया में चली जाइए, बाकी सब टूटाट के भगवान भरोसे हो गए जो है वहाँ पे। यू कैन ईजिली एंड डीपली एब्जॉर्व द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन कंसर्न ऑफ आर्किटेक्चर एंड साइंस। आ गया बेटा? फिर से बोलूँ मैं कहीं पे? फाइन। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब लिखिए, कलह से अध्यात्म की ओर। सेकंड लिखिए, कलह से अध्यात्म की ओर। इस बेटा कलह, कलह से, ठीक है ना, अध्यात्म की ओर। इस शिक्षा व्यवस्था में अध्यात्म से, इस शिक्षा व्यवस्था में व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ना था। इस शिक्षा व्यवस्था में व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ना था। अध्यात्म से जोड़ने का अर्थ, अध्यात्म से जोड़ने का अर्थ, अध्यात्म से जोड़ने का अर्थ उसे सामाजिक और एक बौद्धिक व्यक्ति बनाना था। अंडरलाइन कीजिए, उसे एक सामाजिक और बौद्धिक व्यक्ति बनाना था। क्लियर हो गया बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बौद्धिक? बौद्धिक क्या होता है? अब देखो यहां से क्वेश्चन निकलेगा, बौद्धिक क्या होता है? अरे बेटा इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट। अब इतना ध्यान रखो, ये बताओ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो था इंडिया का, वो ओरल था या रिटन था? आ गया अब आप लोगों को? ध्यान रखिएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो थी, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए, ठीक है ना। पहले लिखा गया ये कंठस्थ विद्या पे जोर देती थी, कंठस्थ के साथ साथ ये लेखन विद्या पे भी ध्यान देना, जोर देती थी। तीसरा, भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को केवल कला के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया जाता था। ये काफी आगे की बात है, रुक जाओ, ठीक है ना। फिर आपको दिया जाता है चारों में से कोई सही नहीं है, तो सबसे पहला आंसर आपके पास है, बेटा मुंह में पेन नहीं डालते, जो सबसे पहला आंसर आपके पास आता है, इन प्राचीन शिक्षा प्रणाली हिंदुस्तान में किससे प्रस्तुत होती है? कंठस्थ विद्या से। और कंठस्थ विद्या ही आपके बौद्धिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। कल को जब आप पढ़ाने जाएंगे तो बात बात में क्या आप गूगल खोलोगे, अपने नोट्स खोलोगे, किससे पढ़ोगे? विद द हेल्प ऑफ योर माइंड विच इज कमिंग थ्रू योर टंग, सॉरी, और लिंगुआ, जो आपकी जबान के थ्रू प्रस्तुत होगा, वही तो आपका शिक्षा का प्रमाण है ना, ये एविडेंस है। तो क्या पता चलेगा कि हाँ टीचर को आता है तभी तो पढ़ा रहे ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब आप स्पिरिचुअलिटी पे जाते हैं तो वहां पे बौद्धिक और सामाजिक जीवन पे जोर दिया गया, चरित्र निर्माण पे जोर दिया गया। सामाजिक का मतलब क्या था कि आप समाज में रहेंगे, इससे लड़ाई उससे लड़ाई, इससे नहीं, आपको समाज को पहले आपको बता दिया कि मॉरलिटी से इमोरलिटी पे पहुंचाना है, कि ऐसे तो क्या कहते हैं चीजों को बेसअप करना है जो सदियों तक चलते रहेंगे। फिर दूसरी चीज आपको क्या